अध्याय 758 समाधान। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। परसूट ऑफ डेथ, मृत्यु की खोज के बाद ये पहला व्यक्ति था जो ये देख सकता था कि उस पर कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ, मृत्यु का शापित शब्द का प्रभाव था, और उस व्यक्ति ने इसे पहली ही नज़र में देख लिया था। नकुल शॉ थोड़ा आशान्वित हुए बिना न रह सका। ऐसा लगा जैसे उसे सही व्यक्ति मिल गया हो। कम से कम सागर कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ के बारे में जानता तो था। हालांकि जब सागर बोला तो उसके चेहरे का भाव गंभीर था। सागर, ऐसा लगता है कि आप कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ के बारे में जानते हैं। नकुल शॉ पूछे बिना नहीं रह सका। सागर एक पल के लिए शांत रहा, जैसे वह कुछ विचार कर रहा हो। काफी समय बाद उसकी आंखें, जो मानो समय के पार देख चुकी थीं, आसमान की ओर उठीं। कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ की उत्पत्ति 10,000 प्राचीन प्रजातियों में से दूसरे नंबर की प्रजाति एंशिएंट शमन रेस, प्राचीन शमन प्रजाति से हुई है, और इस विद्या को सक्रिय करने की कीमत मृत्यु है। उपयोगकर्ता जितना शक्तिशाली होगा, इसकी शक्ति उतनी ही भयानक होगी। जब प्राचीन काल में एंशिएंट शमन प्रजाति के विशेषज्ञों ने इसका इस्तेमाल किया था, तब 10,000 प्राचीन प्रजातियों के रक्तगुणी देवता भी जीवित नहीं बच सके थे। ये सुनकर नकुल शॉ का दिल कांप उठा। ऐसा लगा कि कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ उसकी उम्मीद से भी ज्यादा भयानक था। जब 10,000 प्राचीन प्रजातियों के रक्तगुणी देवता भी जीवित नहीं बच सके, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसकी मिस्टिक आई स्केल रेस, रहस्यमयी बर्फ शल्क प्रजाति का रक्तगुण भी कमजोर पड़ रहा था। एंशिएंट शमन प्रजाति फैन यूनिवर्स प्रशंसक ब्रह्मांड में लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो उनकी तकनीकों पर शोध करते हैं। यद्यपि उनकी कलाओं की शक्ति उतनी तीव्र न हो जितनी एंशिएंट शमन प्रजाति द्वारा उपयोग किए जाने पर होती थी, फिर भी उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ तक बोलने के बाद सागर ने नकुल शॉ की ओर उत्सुकता से देखा। डेथ का सम्राट, सम्राट ऑफ डेथ, नकुल शॉ ने कहा। डेथ का सम्राट, जैसा मैंने सोचा था। पूरे कांग महासागर में आत्मा पर उनका प्रभुत्व शिखर पर पहुंच चुका है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास आई ऑफ डेथ, मृत्यु की आंख है, जो एक शक्तिशाली वस्तु है जो कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ को और बढ़ा सकती है, सागर ने आह भरते हुए कहा। नकुल शॉ को यह स्वीकार करना पड़ा कि आत्मा पर डेथ के सम्राट का प्रभुत्व उसके मुकाबले बहुत अधिक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से हुआ, जो एक वास्तविक ईश्वर स्तरीय आंख थी, और उसे पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया था। यदि कोई अन्य सम्राट स्तरीय व्यक्ति होता, तो वे डेथ के सम्राट को हरा भी नहीं पाते या उनका पीछा भी नहीं कर पाते, उन्हें मारना तो दूर की बात थी। यहाँ तक कि सेक्रेड लॉर्ड्स, पवित्र प्रभु, भी डेथ के सम्राट को नाराज नहीं करना चाहते थे। क्या मैं सागर से पूछ सकता हूँ, कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ को सुझाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? नकुल शॉ का दिल घबरा गया। इसके कुछ तरीके हैं, लेकिन अधिकांश की सख्त आवश्यकताएं हैं। सागर एक पल के लिए रुका, और नकुल शॉ ध्यान लगाकर सुनने लगा। उसे सागर से कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ को स्वयं हल करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अपनी बुद्धिमत्ता और दाव ऑफ लाइफ, जीवन का मार्ग, मनोरंजन और आकर्षण पर अपनी महारत के लिए जाना जाता था। नकुल शॉ को केवल यह उम्मीद थी कि सागर उसे कुछ सुझाव और सलाह दे सके। पहला तरीका है आई ऑफ संसार, संसार की आंख को खोजना। यह आंख कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ का एक हद तक मुकाबला कर सकती है। आई ऑफ संसार 8 महान ईश्वर आंखों में से एक का वंशज। नकुल शॉ का दिल खुशी से भर गया। कम से कम कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ को सुझाने का कोई न कोई तरीका तो था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि कांग महासागर में पहले केवल आई ऑफ डेथ और आई ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की आंख, ही दिखाई दी थी। आई ऑफ संसार को कभी नहीं देखा गया था। जाहिर तौर पर आई ऑफ संसार 8 प्रकारों में सबसे दुर्लभ थी। दूसरा तरीका, चूंकि दुनिया की हर चीज संतुलित है, यदि कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ है, तो ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ, मृत्यु के धन्य शब्द भी हैं। सागर थोड़ा मुस्कुराया। ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ, नकुल शॉ तुरंत समझ गया और बोला। ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ और कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ, जल और अग्नि, जीवन और मृत्यु की तरह हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ये सही है, सागर ने सिर हिलाया। ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ, कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ को सुझाने का सबसे आसान तरीका था। हालांकि ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ का सिद्धांत कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ जैसा ही है। वे दोनों वर्ड्स ऑफ डेथ तकनीकें हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उपयोग किसी के मरने के बाद ही किया जा सकता है। सागर ने हल्के से अपना सिर हिलाया, और नकुल शॉ ने समझदारी में अपना सिर हिलाया। ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ के लिए भी उपयोगकर्ता को मरना पड़ता था। यही वजह थी कि यह कला इतनी दिव्य थी। दूसरे शब्दों में, उपयोगकर्ता की आत्मा शक्ति कम से कम डेथ के सम्राट के बराबर होनी चाहिए, और नकुल शॉ के कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ का मुकाबला करने के लिए ब्लेस्ड वर्ड्स ऑफ डेथ को सक्रिय करने हेतु उन्हें स्वयं को बलिदान करना होगा।
भले ही वे ऐसा करने के लिए तैयार किसी व्यक्ति को ढूंढ लें, फिर भी पूरे कांग महासागर में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आत्मा शक्ति डेथ के सम्राट के बराबर हो। तीसरा तरीका है अपने खोल से बाहर निकलना, एस्केपिंग योर शेल। मुझे लगता है कि यह आपके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है और यह वास्तव में करने योग्य है। सागर ने नकुल शॉ का निरीक्षण किया। ओह, नकुल शॉ की आंखों में उम्मीद की किरणें एक बार फिर जल उठीं। अपने खोल से बाहर निकलना तभी काम करेगा जब आपका कोई हिस्सा ऐसा हो जो कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ से प्रभावित न हो। सागर ने कहा, प्रभावित न हो। नकुल शॉ तुरंत इसके पीछे का सिद्धांत समझ गया। उसके पास वास्तव में एक ऐसा हिस्सा था जो प्रभावित नहीं हुआ था। भले ही उसकी आत्मा शक्ति कमजोर हो रही थी, लेकिन गॉड्स स्पिरिचुअल आई स्वयं कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ से प्रभावित नहीं थी। नीली झील का बिल्कुल मध्य भाग जो एंशिएंट ड्रीम रील्म प्राचीन स्वप्न लोक से जुड़ा था, पूरी तरह से वर्जित था। इसके अलावा वह स्थान जहां गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ईश्वर विपत्ति बिजली रखी गई थी, वह भी कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ से अप्रभावित था। अप्रभावित हिस्से को जीवित रहने दें जबकि अन्य भाग कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ के कारण मर जाएं। यही आपके खोल से बाहर निकलना है। केवल कुछ अनोखे अस्तित्व ही इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप, जिनके पास 9वीं ईश्वर आंख है, ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। उपरोक्त 3 तरीके सागर की सलाह थे। पहले 2 में बाहरी मदद की आवश्यकता थी जबकि नकुल शॉ तीसरे का प्रयास स्वयं कर सकता था। तीसरे तरीके में डेथ के सम्राट की तरह दूसरे शरीर को छीनना शामिल है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है और मुझे अपने रक्तगुण और खेती कल्टीवेशन का त्याग करना पड़ेगा। नकुल शॉ ने आह भरी। सबसे सटीक तरीका दूसरा होगा, ब्लास्ट वर्ड्स ऑफ डेथ। इससे बिना कुछ खोए कर्स्ड वर्ड्स ऑफ डेथ से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता था, लेकिन साथ ही इस तरीके की शर्तें सबसे सख्त थीं। हालांकि चाहे जो भी हो, नकुल शॉ के पास चुनने के लिए कम से कम कुछ विकल्प तो थे और वह पहले की तुलना में बहुत अधिक जानता था। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। नकुल शॉ बहुत आभारी था। कोई अन्य इतना नहीं जानता होता। छोटे मित्र बहुत अधिक गंभीर हो रहे हैं। सागर ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। आपके पास 9वीं ईश्वर आंख के साथ साथ असीमित क्षमता है। यदि आप न होते तो माधुरी अपना भाग्य नहीं बदल पाती और वह 16 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाती। माधुरी, नकुल शॉ और फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड बार झील शहर के राजा का दिल दहल उठा और वे यहाँ आने के दूसरे कारण पर चर्चा करने लगे। नकुल शॉ ने तुरंत सागर को फैनलुन एंशिएंट साउंड पैलेस, फैनलुन प्राचीन ध्वनि पैलेस में अपना अनुभव बताया। यदि मेरी गणना सही है तो माधुरी को अब 8 वर्षों से नया जीवन मिला है। सागर के चेहरे पर राहत दिखाई दी। ये सुनकर नकुल शॉ धीरे धीरे समझने लगा कि नया जीवन क्या था। आप पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिल चुके होंगे जिसका नया जीवन है, लेकिन वह व्यक्ति फैनलुन के भाग्य को समझने और अपने भाग्य को बदलने में सक्षम नहीं था। सागर की आवाज़ रहस्यमयी थी। वह ऐसे व्यक्ति से पहले मिल चुका था। नकुल शॉ को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। सागर, क्या आप मुझे माधुरी के ठिकाने के बारे में बता सकते हैं? फ्लडिंग लेक सिटी लॉर्ड पूछे बिना नहीं रह सके। नकुल शॉ भी उसका स्थान जानना चाहता था। नकुल शॉ, यदि भाग्य में होगा तो तुम माधुरी को फिर से देखोगे। यदि तुम उसका ठिकाना ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें आई ऑफ संसार को खोजना होगा। सागर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। नकुल शॉ को लगा जैसे सागर बहुत कुछ जानता था लेकिन उसे बताना नहीं चाहता था। आई ऑफ संसार, फिर से। नकुल शॉ 8 महान ईश्वर आंखों में से एक के इस वंशज के बारे में सोचकर अवाक रह गया। आई ऑफ संसार कई हजार साल पहले एक बार महाद्वीप क्षेत्र में दिखाई दी थी, सागर ने कहा। महाद्वीप क्षेत्र? नकुल शॉ बड़बड़ाया। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से कभी न कभी वहां जाएगा। 6 वॉरलॉक टॉवर, 6 जादूगर टॉवर में नकुल शॉ सागर को अलविदा कहने से पहले एक पल के लिए सुन्न रह गया। उसे लगा कि सागर रहस्यमयी भावों से भरा हुआ था और वह उसके पार नहीं देख सकता था। 49वीं मंजिल पर सागर ने अपनी आंखों से नकुल शॉ को विदा किया। म्याऊं, बड़ी आलसी बिल्ली ने उबासी ली। एक तुच्छ एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट, नीला फूल महाद्वीप ऐसे भाग्य से भरा है, लेकिन ये जीवन का केंद्र नहीं है, सागर बड़बड़ाया। उसी दिन बाद में सागर ने 6 वॉरलॉक टॉवर को भंग कर दिया और बड़ी आलसी बिल्ली के साथ चला गया। तब से सागर एक किंवदंती बन गया। वह कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसके रहस्य ने एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के इतिहास में एक छाप छोड़ी। सागर के जाने के आधे महीने बाद स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन, लाल चंद्रमा राक्षसी धर्म का एक बुजुर्ग अभिजात वर्ग के एक समूह का नेतृत्व करते हुए 6 वॉरलॉक टॉवर पर पहुंचा, लेकिन वह खाली था। सागर से जैसी उम्मीद थी। मैं यहाँ पैट्रियार्क कुलपति के आदेश पर उन्हें जीवित पकड़ने आया था, लेकिन
बुजुर्ग जाने से पहले काफी देर तक टॉवर पर खड़े रहे। हालांकि जैसे ही उन्होंने कई 100 मील की यात्रा की, वूश, असीम महासागर से एक चमकीला नारंगी प्रकाश उड़ता हुआ आया और उसने एक ऐसा आभामंडल विकीर्ण किया जिससे दूसरों का सांस लेना कठिन हो गया। नया आने वाला काले बालों वाला एक युवक था और उसकी आंखें काले आसमान जैसी थीं। उसकी हर हरकत में अद्वितीय इरादा और विश्वास था। कौन है? बुजुर्ग की मुलाकात जल्द ही युवक से हुई। ये व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ये वही है, रूपेश। अंतिम सेक्रेड ट्रू ड्रैगन गैदरिंग, पवित्र सच्चा अजगर सभा के जबरदस्त बाल प्रतिभावानों में से एक। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के कुछ अभिजात वर्ग चिल्लाए। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन की संतान, फिर मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। रूपेश मुस्कुराया और उसने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई और एक नारंगी रंग की रोशनी ने कई मील के भीतर सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। है बुजुर्ग सहित स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के कई दर्जन अभिजात वर्ग धूल में बदल गए। केवल एक चाल में उसने स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के इन विशेषज्ञों को नष्ट कर दिया, जिसमें एक सोवरेन शासक भी शामिल था। नकुल शॉ, मुझे लगता है कि तुम्हारा आभामंडल हाल ही में यहाँ रहा है। रूपेश स्थिर खड़ा रहा और उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। अपने अनपैरेलल्ड हेवन बैटलिंग ब्लडलाइन, अद्वितीय स्वर्ग युद्ध रक्तगुण और अपनी प्रवृत्ति के साथ उसने एक निश्चित दिशा की ओर देखा। उस दिशा का पालन करते हुए और अंतरिक्ष से गुजरते हुए उत्तरी महाद्वीप में एक दूर का स्थान था, 13 देश, 13 कंट्रीज। समय के इस क्षण में नकुल शॉ 13 देशों में था। अध्याय 759, 3 महान राजा। क्लाउड कंट्री में नकुल शॉ स्काई मून माउंटेन के शीर्ष के ऊपर हवा में तैर रहा था और नीचे ब्रोकन मून क्लैन को निहार रहा था। इस दृश्य ने उसे शांति और सुकून से भर दिया। इतने वर्षों के बाद भी वहां कई जाने पहचाने चेहरे थे। तब वे कुल के सबसे निचले स्तर पर शिष्य थे, लेकिन अब वे मध्य उच्च वर्ग का हिस्सा थे। नकुल शॉ ने कैरी को देखा, जो कभी नंबर 1 बाहरी शिष्य था और वह अब हाफ सटेप ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में एक वाइस डिवीजन लीडर था। कभी शर्मीली ऋतिका एक एल्डर बन चुकी थी। लॉर्ड गुवान के अन्य शिष्य पारस और राहुल अब रेगुलेटर बन चुके थे। ब्रोकन मून क्लैन की कुल ताकत अब आधे स्टार की ताकत के बराबर थी और वहां 20 से अधिक ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के एल्डर या डिवीजन लीडर थे। ब्रोकन मून क्लैन के एक कोने में एक पुरुष नशे में था, लेकिन 13 देशों में से कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। वह ब्रोकन मून क्लैन की रक्षा करने वाला ट्रू लॉर्ड रैंक का विशेषज्ञ था, ट्रू लॉर्ड पंकज। ब्रोकन मून क्लैन में दूसरा ट्रू लॉर्ड रैंक आर्या था, जिसके पास हेवनली एब्सेंट आइज थीं। इन दोनों ट्रू लॉर्ड रैंक को या तो नकुल शॉ द्वारा गुलाम बना लिया गया था या उन्हें रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। वास्तव में जब नकुल शॉ एज योर फ्लावर कॉन्टिनेंट लौटे तो दोनों को कुछ महसूस हुआ था। आर्या की इंद्रियां उसके डार्क हॉट सीड से आई थीं, जबकि ट्रू लॉर्ड पंकज की इंद्रियां रक्त अनुबंध से आई थीं। जूनियर मार्शियल ब्रदर जाओ, पास से एक पुरुष की आवाज आई। यह नया आने वाला ब्रोकन मून क्लैन का क्लैन मास्टर था और वह 13 देशों में प्रसिद्ध था। सीनियर मार्शियल ब्रदर यांग, नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराए। वह और मयंक दोनों फर्स्ट एल्डर के शिष्य थे और कुल के कुछ अन्य लोगों की तुलना में उनका संबंध अपेक्षाकृत बेहतर था। जूनियर मार्शियल ब्रदर जाओ, इस बार वापस आने के बाद आप अलग दिख रहे हैं, मयंक ने एक अजीब स्वर में कहा। उसके मन में नकुल शॉ की छाप ये थी कि नकुल शॉ हर मिनट खेती कल्टीवेशन में बिताते थे, लेकिन नकुल शॉ यहाँ 10 दिनों से अधिक समय से थे और फिर भी बहुत शांति से पेश आ रहे थे। लौटने के बाद नकुल शॉ ने कभी खेती नहीं की थी और उनके बीमार चेहरे को देखकर वे अपने घर लौटने वाले किसी बीमार व्यक्ति जैसे अधिक लग रहे थे। नकुल शॉ मुस्कुराए लेकिन कुछ समझाया नहीं। वह और मयंक बस ब्रोकन मून क्लैन के आसपास टहलने लगे। नमस्कार क्लैन मास्टर, कुल के कुछ सदस्यों या शिष्यों ने रास्ते में सिर झुकाया और कुछ नए शिष्यों जो नकुल शॉ को नहीं जानते थे, उन्होंने जिज्ञासा के साथ उनका निरीक्षण किया। पुराने लोगों की आंखें जो नकुल शॉ को जानते थे, सम्मान और प्रशंसा से भरी थीं, जो मयंक के प्रति उनके सम्मान से कहीं अधिक थीं। नकुल शॉ ने रास्ते में ओल्ड विश्वनाथ और ओल्ड गोपीनाथ को देखा और उनके साथ शतरंज खेली और साथ ही अतीत के बारे में भी बात की। दोनों को अभी भी इस बात का पछतावा था कि नकुल शॉ ने गोलियां, पिल्स बनाने या एरे बनाने का रास्ता नहीं चुना। रात में नकुल शॉ और मयंक फर्स्ट एल्डर के स्थान पर पहुंचे। फर्स्ट एल्डर ने जो हाथ खो दिया था, उसकी जगह एक चांदी हरे रंग का धातु का हाथ ले लिया था, जो व्हील ऑफ लाइट एंड डार्कनेस था, जिसे नकुल शॉ पिछली बार वापस लाए थे। अब जबकि फर्स्ट एल्डर ट्रू लॉर्ड रैंक से केवल आधा कदम दूर थे, इस व्हील ऑफ लाइट एंड डार्कनेस के साथ वे ट्रू लॉर्ड रैंक के लोगों के खिलाफ लड़ सकते थे। नकुल शॉ ने अपने दोस्तों और परिवार की खेती को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। खेती का रास्ता थकाऊ और खतरनाक था और हर कोई बाहरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं था। कभी कभी कुएं के मेढक होना एक वरदान होता है।
बेशक, उसने अपने 2 गुरुओं और माता पिता को उनमें से प्रत्येक के लिए एक ही उपहार दिया, इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन। इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन किसी की उम्र को 1000 साल तक बढ़ा सकती है, और इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन की मदद से फर्स्ट एल्डर और कंपनी की उम्र ओरिजिन कोर क्षेत्र के लोगों से अधिक हो जाएगी। फैंग 8 क्लाउड कंट्री स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के उदय से वास्तव में प्रभावित नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें रोकने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, फर्स्ट एल्डर ने कहा। सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि नकुल शॉ इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन जैसी चीज वापस ला सकते थे, वह कल्पनीय स्तर पर पहुंच गए होंगे। गुरुजी, चिंता मत कीजिए। मैंने स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन को अपने कब्जे में लेने के लिए पहले ही अपने गुलाम को भेज दिया है। नकुल शॉ ने बाहरी दुनिया की शीर्ष स्तरीय शराब की एक चुस्की ली। मियाओ मियाओ, छोटी चोर बिल्ली ने भी बोतल को गले लगाया और कुछ हद तक नशे में लग रही थी। फर्स्ट एल्डर और मयंक ने सदमे में एक दूसरे को देखा। नकुल शॉ का सिर्फ एक गुलाम स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन को अपने कब्जे में लेने में सक्षम था। हालांकि वे जानते थे कि नकुल शॉ अहंकारी नहीं थे। हो सकता है कि स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के पास नकुल शॉ के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की योग्यता भी न हो। दूसरे दिन नकुल शॉ ने ब्रोकन मून क्लैन छोड़ दिया और ड्रैगन किलिंग अलायंस के ओल्ड सुमन से मिले। यद्यपि 13 देश एक पिछड़ा क्षेत्र था, फिर भी उनकी कुल शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। उनमें से ड्रैगन किलिंग अलायंस ने अतीत के 2 मजबूत देशों के क्षेत्रों को नियंत्रित किया, लेकिन उनका मुख्य मुख्यालय क्लाउड कंट्री में था। नकुल शॉ समझ गए कि स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन ने ओल्ड सुमन से क्लाउड कंट्री को कैसे प्रभावित किया। चूंकि क्लाउड कंट्री गरीब और दूर था, इसलिए स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन को इसकी परवाह नहीं थी, खासकर तब से जब कंकाल डिवीजन लीडर की ताकतों को अतीत में नकुल शॉ द्वारा साफ कर दिया गया था, इसलिए ये काफ़ी शांतिपूर्ण था। कभी कभार कोई व्यक्ति आ जाता था, लेकिन उन्हें ड्रैगन किलिंग अलायंस द्वारा मार दिया जाता था। अगले कुछ दिनों के लिए नकुल शॉ अपने माता पिता और लॉर्ड गुवान के साथ रहे। जो कोई भी नकुल शॉ को जानता था, उसे अजीब महसूस हुआ। ये खेती का पागलपन किस प्रकार इतना शांत हो गया था। मेरे समय का आखिरी हिस्सा मेरे गुरु, माता पिता, मार्शियल भाइयों और बहनों और दोस्तों के साथ बीता है। नकुल शॉ ने अंधेरे में आसमान की ओर देखा। यहाँ सब कुछ समाप्त करने के बाद नकुल शॉ महाद्वीप क्षेत्र में जाएगा और एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट की हर चीज़ उससे दूर और दूर हो जाएगी। ऐसा करने से पहले नकुल शॉ उन लोगों के साथ रहना चाहता था जिनके साथ वह बड़ा हुआ था। पलक झपकते ही वह यहाँ 1 या 2 महीने तक रुक चुका था। नकुल शॉ ने 13 देशों की यात्रा की, लेकिन वह मुख्य रूप से उन जगहों पर गया जहाँ उसकी महत्वपूर्ण यादें थीं। इस समयावधि में वह सनफीडर सिटी और ग्रीन लीफ विलेज भी गए। उन्होंने फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में प्रवेश करने के लिए एक अनूठे तरीके का भी इस्तेमाल किया। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस, यह विरासत अब नकुल शॉ की नज़रों में नहीं थी। छोटी चोर बिल्ली ने नकुल शॉ को उस जगह पर जाने के लिए कहा जहां उसे अंडा और लबादा मिला था। यहाँ अभी भी थोड़ी मात्रा में खजाने थे जो सागर के लिए अपेक्षाकृत दुर्लभ थे, और नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि मालिक कम से कम आधा कदम राजा था। ऐसा लगता है कि एक अंडे से निकलने वाली छोटी चोर बिल्ली सिर्फ एक संयोग थी, नकुल शॉ बड़बड़ाया। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के मालिक को सामान इकट्ठा करना पसंद था, और विशेष सामग्री से बनी या मूल्यांकन करने में असमर्थ कोई भी चीज़ भी उसके संग्रह में डाल दी जाती थी। यहाँ कई अच्छे संग्रहणीय सामान थे, लेकिन नकुल शॉ ने उनमें से किसी को नहीं लिया। इसके विपरीत उसने फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में कुछ खजाने भी जोड़े। सागर और बाहरी दुनिया के राजाओं की लूट का कुछ हिस्सा नकुल शॉ के लिए बहुत उपयोगी नहीं था, इसलिए उसने उन्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस में ही छोड़ दिया। इस दिन नकुल शॉ ब्रोकन मून क्लैन में एक पहाड़ी पर लेटे हुए थे जब उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ। नकुल शॉ ने कई राजाओं की आभा को एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट पर उतरते और फिर तेजी से फीका पड़ते महसूस किया। हे, वे आखिरकार आ गए। नकुल शॉ हल्का सा हंसे क्योंकि उनका शांत भाव फीका पड़ गया। वूश, नकुल शॉ की आकृति चमक उठी और ब्रोकन मून क्लैन से गायब हो गई। कुछ देर बाद नकुल शॉ को लाल रंग की पोशाक पहने आकर्षक लड़की मीना मिल गई। नकुल शॉ, मून डेमोन के ग्रैंड एल्डर एजियोर फ्लावर कॉन्टिनेंट पर आ गए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। मीना ने एक संचार टोकन पकड़ रखा था और सावधानी से कहा। ओह, सिर्फ बात करने के लिए? क्या मून डेमोन पैलेस सिर्फ बात करने के लिए 3 राजाओं को लाता है? नकुल शॉ मुस्कुराए और मीना तुरंत अवाक रह गई। मून डेमोन पैलेस में केवल एक वॉर्ड गॉड क्षेत्र का राजा था। यदि वे केवल शांति से और सच्चाई से बात करना चाहते थे, तो मून डेमोन पैलेस अन्य ताकतों के वॉर्ड गॉड क्षेत्र के राजाओं को आमंत्रित नहीं करता। मीना ने चुपके से नकुल शॉ की ओर देखा और पाया कि वह अभी भी लापरवाह थे। ग्रैंड एल्डर वर्तमान में सेक्रेड एलायंस में हैं, मीना ने जोड़ा। ठीक है,
नकुल शॉ ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्लाउड कंट्री के लोगों को अलविदा कहा और मीना के साथ चले गए। जब वे कैनोपी ग्रेट कंट्री से गुजरे तो नकुल शॉ ने पाया कि एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट की स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आया था। कंकाल डिवीजन लीडर ने स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के बड़ी संख्या में अभिजात वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था और उन सभी को मार डाला था जो उसकी बात नहीं मानते थे। डार्क हॉट सीड के माध्यम से नकुल शॉ जानते थे कि कंकाल डिवीजन लीडर ने पश्चिमी और दक्षिणी महाद्वीपों में स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन की ताकतों को अपने कब्जे में ले लिया था और वर्तमान में सेंटर महाद्वीप की ओर आक्रमण कर रहा था, जो स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के मुख्य मुख्यालय की ताकतों के साथ लड़ रहा था। घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे का कोई मुकाबला नहीं कर सका। कंकाल डिवीजन लीडर ने केवल 1 दर्जन से अधिक शापित भूत शवों का इस्तेमाल किया था और फिर भी एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट को पछाड़ने में सक्षम था। इस समय सेक्रेड एलायंस और कंकाल डिवीजन लीडर के हमलों के तहत स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पीछे हट रहा था। उनके पैट्रियार्क के स्थान को छोड़कर स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस दिन नकुल शॉ सेक्रेड एलायंस में सेंटर महाद्वीप पर पहुंचे। नकुल शॉ दूर से कई शक्तिशाली आभा महसूस कर सकते थे। उनमें सबसे मजबूत 3 राजाओं की आभा थी और शेष आभा 10 महान कुलों के सभी ओरिजिन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। एक बड़े हॉल के अंदर ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करते हुए नकुल शॉ और मीना आ गए हैं। अपने वस्त्रों पर रक्त चंद्रमा वाले एल्डर ने संदेश दिया और सिर झुकाया। हॉल के बिल्कुल केंद्र में सेक्रेड एलायंस के पैलेस लॉर्ड या उनके मुख्य सदस्य नहीं थे, बल्कि मैग्निफिशिएंट पावर की 3 चमक थीं। बहुत बाईं चमक एक सुनहरा कंकाल था और बहुत दाईं चमक एक काले रंग से घिरे डेमोनिक दाव विशेषज्ञ थे। बिल्कुल बीच में एक शुद्ध महिला थी जो एक देवी प्रतीत होती थी और उसकी आभा ने अन्य 2 राजाओं को दबा दिया था। इन 3 शानदार अस्तित्वों ने पूरे सेक्रेड एलायंस को पूरी तरह से शांत कर दिया और इस क्षेत्र में हेवन एर्थ युआन क्यू ऐसा लग रहा था कि जम गया हो। उनके नीचे सेक्रेड एलायंस के कुछ उच्च वर्ग के सदस्य थे, जिनमें डिप्टी पैलेस लॉर्ड, सागर जहूर और बायुन दाव शामिल थे। हालांकि इनमें से कोई भी सागर जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था और वे डर से भरे हुए थे। ये तीनों राजा त्यानलू द्वीप से आए थे, लेकिन वे अब किसी कारण से यहाँ थे। 3 राजाओं के आने के लिए नकुल शॉ ने क्या किया? सेक्रेड एलायंस का उच्च वर्ग बेचैन था। सागर जहूर के पीछे काले बालों वाला एक पुरुष खड़ा था और उसकी आंखें तारों जैसी थीं। रूपेश के चेहरे पर असंतोष और गुस्सा दिखाई दिया क्योंकि एक राजा का मैग्निफिशिएंट दबाव उस पर आ रहा था, लेकिन उसे उसके पिता ने रोक दिया। हाओ, जल्दबाजी मत करो। इनमें से किसी भी एक राजा का विचार ये तय कर सकता है कि एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट जीवित रहेगा या मरेगा। अध्याय 760 बातचीत। 3 राजाओं की शानदार शक्ति मैग्निफिशिएंट पावर ने हॉल को पूरी तरह शांत कर दिया। सेक्रेड अलायंस के उच्च वर्ग के सभी लोग एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के शासक सोवरेन थे और उनमें से कई 10 महान कुलों से आए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस समय जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। 3 वॉर्ड गॉड क्षेत्र के राजा एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट पर उतर आए थे और उनके पीछे शक्तिशाली 2 स्टार संप्रदाय थे। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि नकुल शॉ ने मून डेमोन पैलेस के एक बेजोड़ बाल प्रतिभा प्रोडिजी का अपहरण कर लिया था, जो ग्रैंड एल्डर का वंशज था। तीनों राजा हॉल के सामने बैठे थे। कोई यह नहीं देख सकता था कि वे कैसे दिखते थे। वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे और जानबूझकर अपनी आभा आरा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन माहौल गंभीर था। चाय बनाने में लगने वाले समय का लगभग आधा हिस्सा बीत जाने के बाद उड़ने की आवाज आई और कुछ सांसों के बाद एक पुरुष और महिला हॉल में उतरे। वे क्रमशः एक बीमार बैंगनी बालों वाला युवक और एक आकर्षक लड़की थे। नकुल शॉ, सेक्रेड अलायंस के उच्च वर्ग के लोगों ने चीखकर कहा। पुरुष और महिला लगातार चलते हुए हॉल में आए। नकुल शॉ बहुत आत्मविश्वास के साथ चला जबकि मीना थोड़ी असहज थी, लेकिन 3 राजाओं को देखकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि फिर भी उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। मीना बहुत अच्छी तरह जानती थी कि नकुल शॉ ने बहुत पहले ही तीनों राजाओं की आभा को भांप लिया था और फिर भी वह आया था। अगर नकुल शॉ के पास कोई सहारा न होता तो वह इस बात पर विश्वास नहीं करती। नकुल शॉ, हम आखिरकार मिल ही गए। बीच वाले राजा की ओर से एक सुंदर आवाज आई। यह एक ऐसी महिला थी जो शुद्ध और पवित्र थी। उसकी हर हरकत किसी देवी जैसी प्रतीत होती थी। सेंट मून आंट गॉडेस। नकुल शॉ ने महिला की ओर देखा और भावहीन भाव से कहा। जिस महिला को उसने देखा उसने उसे पर्पल सेंट रूइंस की ये यान्यू की याद दिला दी। ये यान्यू सेंट मून आंट गॉडेस की शिष्या थी और उसने वॉर्ड गॉड प्रोटेक्शन का उपयोग करते समय उसकी छवि देखी थी। विशाल हॉल के भीतर नकुल शॉ और सेंट मून आंट गॉडेस के बीच आदान प्रदान ने हलचल मचा दी। दोनों की निगाहें एक तीखे पल के लिए एक दूसरे पर टिक गईं।
नकुल शॉ की निगाहें तेज थीं और उनमें किसी की आत्मा के आर पार देखने की क्षमता प्रतीत होती थी, जबकि सेंट मून एंड गॉडेस की निगाहें शांत थीं। अप्रत्याशित रूप से जब तीनों राजाओं ने नकुल शॉ को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे परेशान नहीं किया या हमला नहीं किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत उनकी उम्मीद से कहीं अधिक शांत थी, जैसे वे ऐसे दोस्त हों जो कई वर्षों से एक, यहाँ तक कि मीना भी नकुल शॉ के पीछे खड़ी हो गई। यह माहौल बहुत अजीब था। सेक्रेड अलायंस के उच्च वर्ग के सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनके अपने अनुमान थे। ये देखना मुश्किल नहीं था कि तीनों राजा नकुल शॉ से सावधान थे। क्या यह अफवाह सच हो सकती है? क्या नकुल शॉ एक राजा बन गया था? लेकिन भले ही वह बन गया हो, वह पीछे 2 स्टार संप्रदायों वाले 3 पुराने राजाओं का सामना कर रहा था। नकुल शॉ को अभी भी नुकसान में होना चाहिए था। नकुल शॉ, डेमोनिक दाव राजा की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैंने सुना है कि आपने मेरे एक मुख्य कोर्ट शिष्य का अपहरण कर लिया है और यहाँ तक कि मून डेमोन पैलेस को नष्ट करने की धमकी भी दी है। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। डेमोनिक दाव के राजा ने एक पुराना काला कवच पहना हुआ था और उसके माथे पर एक लाल काले रंग का घुमावदार चंद्रमा का प्रतीक था। डेमोनिक दाव की एक शानदार शक्ति ने हॉल को ढक लिया और सेक्रेड अलायंस के सभी उच्च वर्ग के लोगों के दिल धड़क उठे। ये सही है, मैंने ऐसा कहा था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक अच्छा स्पष्टीकरण देंगे कि आपका संप्रदाय एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट को क्यों दूषित कर रहा है। नकुल शॉ अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े रहे और धीरे धीरे टहलने लगे। जूनियर, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक राजा बन गए हो, मून डेमोन पैलेस तुमसे डर जाएगा। डेमोनिक दाव राजा ने दहाड़ लगाए। झे, कितना अहंकार है। ब्लैक क्लिफ पैलेस के सुनहरे कंकाल ने अजीब तरीके से हंसा। बीच में केवल सेंट मून एंड गॉडेस शांत थीं और उन्होंने अन्य 2 राजाओं को क्रोधित होने से रोक दिया। नकुल शॉ शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडक थी। नकुल शॉ, सेंट मून एंड गॉडेस बोली, हम जानते हैं कि आप सम्राट गोपी भल्ला के शिष्य हैं, लेकिन वह पहले ही कांग महासागर छोड़ चुके हैं। ये सुनकर लोग एक बार फिर हंगामे में आ गए और स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकुल शॉ किसी सम्राट का शिष्य होगा। भले ही आप जैसा नया राजा 3-2 स्टार संप्रदायों से न डरे, लेकिन एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट निर्दोष है। सेंट आंट मून गॉडेस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनके स्वर में निहित शक्ति ने नकुल शॉ के दिल को झकझोर दिया। तीनों राजाओं में वह सबसे ट्रबलसम परेशानी पैदा करने वाली थीं। वह एक पीकटीय राजा थीं और 2.5 स्टार संप्रदाय के रूप में प्योर मून स्पिरिचुअल सेक्ट के पास निश्चित रूप से एक से अधिक राजा थे। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? लगता है गुरु ने आप सबको जो सबक सिखाया था वह काफी नहीं था। नकुल शॉ का चेहरा ठंडा पड़ गया और तीनों राजाओं के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकुल शॉ इतने आक्रामक होंगे, लेकिन सम्राट गोपी भल्ला ने वास्तव में उन्हें एक सबक सिखाया था। नकुल शॉ, आदर की शराब के बजाय दंड की शराब मत पियो। मीना को सौंप दो और हम यहाँ मौजूद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, डेमोनिक दाव विशेषज्ञ ने गहरे स्वर में कहा और तीनों राजाओं की निगाहें नकुल शॉ पर टिक गईं। सेक्रेड अलायंस के उच्च वर्ग के सभी सदस्य हैरान और खुश थे। राजा वास्तव में नकुल शॉ के साथ बातचीत कर रहे थे। यदि एक मीना को उनकी सुरक्षा के बदले में बदला जा सकता था तो यह इसके लायक था। क्या आप अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं? नकुल शॉ का चेहरा उतर गया क्योंकि उनके बैंगनी बाल उड़ने लगे और हॉल में एक ठंडी मंशा इंटेंट फैलने लगी। यहाँ तक कि तीनों राजाओं को भी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने गंभीर भावों से एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले उन्हें याद आया कि सम्राट गोपी भल्ला कितने शक्तिशाली थे। दूसरा, वे वर्तमान नकुल शॉ को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इससे पहले नकुल शॉ के नेत्र रक्तगुण को देखा था। उन्होंने उसे तब ओरिजिन कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारते देखा था जब वह केवल ट्रू लॉर्ड रैंक पर था। यहाँ तक कि परसूट ऑफ डेथ ने भी उसकी जान नहीं ली थी, लेकिन नकुल शॉ द्वारा डेथ के सम्राट को मारने की खबर यहाँ अभी तक नहीं फैली थी। ट्रू मार्शल स्पिरिचुअल जोन में केवल कुछ ही लोगों को पता था। अगर ऐसा नहीं होता तो तीनों राजाओं में बातचीत करने की हिम्मत भी नहीं होती। नकुल शॉ, जब तक तुम मीना को सौंप देते हो, हम वादा करते हैं कि भविष्य में एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट को नहीं छुएंगे। सेंट मून एंड गॉडेस ने एक कदम पीछे हटाया और अन्य 2 राजाओं ने अपने गुस्से को दबा लिया। नकुल शॉ, तीनों राजाओं से सहमति जता दो। सेक्रेड अलायंस के कुछ सोवरेन कहे बिना नहीं रह सके। नकुल शॉ, जल्दबाजी मत करो। आप एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के अस्तित्व को मजाक के रूप में नहीं ले सकते, सोवरेन बायुन दाव ने कहा। नकुल शॉ की नज़र सेक्रेड अलायंस के उच्च वर्ग पर पड़ी और वह कुछ देर के लिए रूपेश पर टिकी रही। सेक्रेड अलायंस के लिए तीनों राजाओं की बातचीत पहले से ही एक बड़ा कदम पीछे हट रही थी और नकुल शॉ शुरुआत से ही मुखर थे। किसी बाल प्रतिभा प्रोडिजी के लिए ऐसा करना एज्योर फ्लावर कॉन्टिनेंट के इतिहास में दर्ज होने के लिए काफ़ी था। ठीक है,
मैं वह सौदा स्वीकार करूंगा। नकुल शॉ ने थोड़ी देर सोचने के बाद सहमति जताई, फिर मैग्निफिशिएंट पावर के एक इशारे से मीना को तीनों राजाओं के पास भेज दिया। तीनों राजा थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नकुल शॉ इतनी जल्दी मान जाएगा। उन्होंने सिर हिलाया और सेक्रेड अलायंस के उच्च वर्ग को हॉल से बाहर जाने दिया, लेकिन नकुल शॉ वहीं खड़े रहे और वह डेमोनिक दाव के राजा को तब तक देखते रहे जब तक कि उसके रोंगटे खड़े नहीं हो गए। नकुल शॉ, क्या तुम अपने वादे से मुकरने वाले हो? डेमोनिक दाव के राजा ने जोर से कहा। हे, अपने वादे से मुकर जाऊं? सौदा पहले ही पूरा हो चुका है। मैंने मीना तुम्हें दे दी है, नकुल शॉ ने कहा और उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। तीनों राजाओं की बोलती बंद हो गई और हॉल से अभी अभी बाहर निकले उच्च वर्ग के लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। क्या नकुल शॉ कुछ और करने वाला था? सभी लोग पीछे हट जाओ। सेक्रेड अलायंस का उच्च वर्ग तेजी से उड़ गया। उन्हें डर था कि वे राजाओं के बीच की लड़ाई में फंस जाएंगे। केवल एक व्यक्ति रुका रहा और वह व्यक्ति मुड़ा और नकुल शॉ के बगल में खड़ा हो गया। सागर जहूर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हॉल में केवल 2 बाल प्रतिभाएं प्रोडिजी और 3 राजा बचे रह गए। बूम टिल्ड 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 टिल्ड। मैग्निफिशिएंट पावर के निकलने से हॉल मलबे में तब्दील हो गया और सदमे की लहर शॉकवेव ने उच्च वर्ग को तेजी से पीछे धकेल दिया, लेकिन वे पीछे देखने में मदद नहीं कर सके। मैग्निफिशिएंट पावर की 3 चमक हवा में तैर रही थीं और वे सभी क्रोधित थीं। रूपेश। नकुल शॉ ने तीनों राजाओं की परवाह नहीं की और इसके बजाय रूपेश की ओर देखा। नकुल शॉ, मुझे यह मत समझो कि मैं तुम्हें नीचे खींच रहा हूं। मैं बिना किसी बड़ी परेशानी के एक राजा को संभाल सकता हूं, रूपेश ने भावहीन भाव से कहा और अपनी अनपैरेलल्ड हेवन बैटलिंग ब्लडलाइन के खुलने पर हाफ स्टेप किंग इंटेंट को विकीर्ण किया, जिससे उनकी युद्ध इच्छा बैटल इंटेंट वॉर्ड गॉड क्षेत्र के राजा के स्तर पर पहुंच गई। नकुल शॉ, तुम क्या चाहते हो? सेंट आंट मून गॉडस ने नाखुश होकर कहा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मून डेमोन पैलेस को एज और फ्लावर कॉन्टिनेंट को एक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा मून डेमोन पैलेस को कांग महासागर से मिटा दिया जाएगा। नकुल शॉ का स्वर ठंडा और ठंडा होता गया। नकुल शॉ, ज्यादा अकड़ो मत। डेमोनिक दाव के राजा ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी मैग्निफिशिएंट पावर नकुल शॉ की तरफ कुचलने लगी। आकाश लाल काले रंग की लपटों से रंगा हुआ प्रतीत हुआ और एक अराजक स्थानिक आयाम चाओटिक स्पेशल डायमेंशन प्रकट होने लगा। हम्फ। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी उड़ाई क्योंकि उनका इंटेंट स्वर्ग और पृथ्वी से होकर गुजरा। बूम। डेमोनिक दाव राजा द्वारा बनाई गई मैग्निफिशिएंट पावर ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ने टक्कर मार दी हो और वह तुरंत नष्ट हो गई। एक अद्वितीय इंटेंट जो आकाश पर शासन करती हुई प्रतीत होती थी, डेमोनिक दाव के राजा की ओर आ गिरी। वाह। डेमोनिक दाव के राजा ने तुरंत मुंह से खून की उल्टी की और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सम्राट इंटेंट, एम्परर इंटेंट, सेंट आंट मून गॉडस और सुनहरे कंकाल ने चीख कर कहा। नकुल शॉ ने तब एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। बाम। बूम बूम। आकाश ऐसा हिलता हुआ प्रतीत हुआ जैसे हवा के माध्यम से बिजली की एक भयानक लहर को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अमर और अविनाशी गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की आभा ने तीनों राजाओं की आत्माओं को कंपा दिया। प्लॉप। मून डेमोन पैलेस का डेमोनिक दाव राजा आकाश से गिर गया और जमीन पर घुटने टेक दिए। सम्राट नकुल शॉ, कृपया हमें माफ कर दीजिए। एक ही पल में सेंट आंट मून गॉडस और कंपनी किसी खड्ड में गिरते हुए प्रतीत हुए और उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया।